अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर है प्लेटलेट्स। यानी आज हम इस लेक्चर में प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने ब्लड सेल को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रेड ब्लड सेल के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम इस लेक्चर में प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्लेटलेट्स का जो सेकंड नाम है थ्रोम्बोसाइट, यानी इधर मैं मार्क कर रहा हूँ थ्रोम्बो में क्लॉट, साइट में सेल, यानी ऐसे सेल जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद कर रहे हैं, यानी ब्लड को रोकने में हेल्प कर रही है प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स और कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी प्लेटलेट्स कलरलेस होता है और इसमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। जैसा हमने रेड ब्लड सेल में बोला था कि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है, इस तरह प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दे आर फ्रेगमेंट ऑफ द लार्ज सेल प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा केरोसाइट, यानी ये एक बड़े सेल के टुकड़े होता है जो कि मेगा केरोसाइट सेल से बन रहे। सो ये जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स है, वाइट ब्लड सेल है और इस तरह रेड ब्लड सेल है, इसकी ओरिजिन यानी इसके प्रोडक्शन फॉर्मेशन एक कॉमन ओरिजिन से हो रहे हेमेटोफाइटिक स्टेम सेल कहा जाता है। हेमेटोफाइटिक स्टेम सेल हमारे ब्लड बोन के बोन मेरो में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है, यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है जो रेड ब्लड सेल भी डेवलप कर सकता है। इस तरह व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स भी डेवलप कर सकता है। ये जो मेगा केरोसाइट है, ये भी हेमेटोफाइटिक स्टेम सेल से बन रहे। जब मेगा केरोसाइट बनता है ये फिर स्प्लिट होता है और इसके टुकड़ों को प्लेटलेट्स कहा जाता है। यानी इधर मैं मार्क कर रहा हूं मेगा केरोसाइट। मेगा मीन लार्ज, केरियो मीन न्यूक्लियस और साइट मीन सेल, यानी ऐसी सेल जिसके पास लार्ज न्यूक्लियस होता है, इसको मेगा केरोसाइट कहा जाता है। लेट सपोज इधर मैं रफली ड्रा कर रहा हूं, ये हो गया मेगा केरोसाइट सेल। मेगा मैंने मेगा लिखा लेकिन ये है मेगा केरोसाइट सेल। अब ये जो मेगा केरोसाइट सेल है ये स्प्लिट होता है, यानी टुकड़ों में, हिस्सों में स्प्लिट होता है, ब्रेकअप इसकी हो रही। तो जब स्प्लिट होता है यानी स्प्लेंटर स्प्लेंटर इनटू 2000 टू 3000 फ्रेगमेंट, यानी ये 2000 टू 3000 फ्रेगमेंट में स्प्लिट होता है। और ये जो टुकड़े होता है ये इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है, यानी हर टुकड़े के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है, यानी मेम्ब्रेन सराउंड कर रहे। फिर इसको प्लेटलेट्स कहा जाता है, या हर टुकड़े को सेल कहा जाता है। यानी ईच फ्रेगमेंट is surrounded by प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी हर टुकड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड कर रहे और इस तरह प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर प्लेटलेट्स ब्लड में एंटर होता है और ब्लड में ये क्लोटिंग में हेल्प कर रहे हैं। इस तरह प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन हो रहे मेगा केरोसाइट सेल्स। अब हम इसके कुछ बेसिक पैरामीटर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आ रहे हैं साइज। लेकिन इससे पहले इधर एक लाइन लिखा है कि प्लेटलेट्स कैन रिलीज वेराइटी सब्सटेंस विच इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और क्लॉटिंग, यानी प्लेटलेट्स मुख्तलिफ केमिकल रिलीज कर रहे हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में या कोगुलेशन में मदद कर रहे हैं। साइज ऑफ प्लेटलेट्स स्मॉलेस्ट ऑफ फॉर्म एलिमेंट, यानी जो हमने ब्लड सेल पढ़ा था, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, इसमें प्लेटलेट सबसे छोटी होता है, यानी 2 to 4 माइक्रोमीटर। अब जो इसका ऑर्डर है प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल, सबसे ज्यादा ब्लड में जो होता है वो होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। इसके बाद होता है प्लेटलेट्स, फिर प्लेटलेट्स के बाद होता है व्हाइट ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल सबसे ज्यादा होता है, फिर प्लेटलेट्स होता है और फिर
वाइट ब्लड सेल सबसे कम होता है। यानी जो रेड ब्लड सेल है ये मिलियन में होता है, इस तरह प्लेटलेट्स लाखों में होता है, और जबकि वाइट ब्लड सेल हजारों में होता है। सो सबसे ज्यादा जो ब्लड फॉर्म एलिमेंट में होता है वो है रेड ब्लड सेल और सबसे कम वाइट ब्लड सेल। अब नेक्स्ट टर्म आ रहा है कलर। सो प्लेटलेट्स और कलरलेस, यानी प्लेटलेट्स कलरलेस होता है। बाजी बुक में लिखा है कि प्लेटलेट्स पर्पल कलर होता है, लेकिन प्लेटलेट्स कलरलेस होता है। अब आ रहे शेप पे कि प्लेटलेट्स की शेप कैसे है। जनरल इरेगुलर एंड शेप, यानी प्लेटलेट्स जनरली इरेगुलर शेप होता है। सो व्हेन दे आर इनएक्टिव, जब प्लेटलेट्स इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, दे आर रॉड, ओवल और स्फेरिकल इन शेप। जब प्लेटलेट्स इनएक्टिव होता है तो इसका कुछ इस तरह शेप होता है, यानी रॉड शेप, इस तरह हाँ, यानी ओवल शेप इस तरह होता है और स्फेरिकल शेप इस तरह होता है। जब प्लेटलेट्स इनएक्टिव होता है तो इसका कुछ इस तरह शेप होता है। जब एक्टिव होता है तो एक प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं जिसको फिलोफोरिया कहा जाता है। यानी लेट्स सपोज है प्लेटलेट्स और ये प्लेटलेट्स एक्टिव है, तो इसमें इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यानी इस तरह प्रोजेक्शन होता है। इसको प्रोसेस या फिलोफोरिया कहा जाता है। सो ये हो गया शेप ऑफ प्लेटलेट्स। अब नंबर पे आ रहे, a cubic millimeter of blood contain 1.5 लाख to 4 लाख, यानी एक क्यूबिक मिलीमीटर में 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक प्लेटलेट्स होता है। ये है इसका नॉर्मल रेंज। जैसा मैंने बोला कि इसके जो नंबर है रेड ब्लड सेल के सबसे ज्यादा है, फिर प्लेटलेट्स है, फिर व्हाइट ब्लड सेल, यानी प्लेटलेट्स लाखों में है और रेड ब्लड सेल मिलियन में है इस तरह, जबकि व्हाइट ब्लड सेल हजारों में होता है। अब नेक्स्ट टर्म है न्यूक्लियस। सो नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्लेटलेट्स कंटेन सेल मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल एंड साइटोप्लाज्म, यानी प्लेटलेट्स में सेल मेम्ब्रेन भी होता है, माइक्रोट्यूब्यूल और साइटोप्लाज्म होता है। सो साइटोप्लाज्म कंसिस्ट, यानी साइटोप्लाज्म मुश्तमिल होता है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट मैंने ER लिखा। गल्जी बॉडीज जो कि प्रोटीन की पैकिंग कर रहे, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी दे रहे। और ग्रेन्यूल है, ये हम आगे डिटेल से डिस्कस कर रहे। 2 टाइप ऑफ ग्रेन्यूल प्लेटलेट्स में होता है। अब नेक्स्ट टर्म है फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोफाइसिस। जैसा हमने पहले लिखा कि थ्रोम्बो मीन क्लॉट, फाइसिस मीन फॉर्मेशन। सो प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को थ्रोम्बोफाइसिस कहा जाता है। जैसा हमने रेड ब्लड सेल में जिक्र किया था कि रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन एक हार्मोन स्टिमुलेट कर रहे हैं जिसको थ्रोम्बोफाइटिन कहा जाता है, सॉरी एरिथ्रोफाइटिन कहा जाता है। इस तरह इधर भी एक हार्मोन है जो कि प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहे, इसको थ्रोम्बोफाइटिन कहा जाता है। यानी इधर मैं लिख रहा हूँ थ्रोम्बोफाइटिन। अब जो थ्रोम्बोफाइटिन है ये मेनली लिवर से रिलीज हो रहे हैं। जैसे हमने बोला कि एरिथ्रोफाइटिन यानी किडनी से रिलीज हो रहे हैं, मेनली वो किडनी से रिलीज हो रहा था। इधर जो थ्रोम्बोफाइटिन था ये मेनली लिवर से रिलीज हो रहे और कुछ स्मॉल अमाउंट ये किडनी से भी रिलीज हो रहे, यानी मेनली लिवर से रिलीज हो रहे। सो दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मेरो ऑफ मेगा केरोसाइट सेल, यानी जैसा हमने जिक्र किया कि ये बोन मेरो की मेगा केरोसाइट सेल से प्लेटलेट्स बनता है। अब इसका जो लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन शॉर्ट है 5 to 9 डे, यानी प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पेन है ये 5 to 9 डे है। सो ये हो गया अबाउट प्लेटलेट्स। सो अब हम ग्रेन्यूल ऑफ साइटोप्लाज्म डिस्कस कर रहे हैं, यानी प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है जो कि 2 टाइप है। फर्स्ट है अल्फा ग्रेन्यूल। अल्फा ग्रेन्यूल 50 to 80 पर प्लेटलेट्स में
होता है, यानी 50 to 80 पर प्लेटलेट्स में अल्फा ग्रेन्यूल होता है। इस तरह डेंस ग्रेन्यूल 3 to 8 पर प्लेटलेट्स में होता है, यानी डेंस ग्रेन्यूल 3 to 8 पर प्लेटलेट्स में मौजूद होता है। अल्फा और बीटा नहीं है, ये अल्फा और डेंस ग्रेन्यूल है। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अल्फा ग्रेन्यूल, यानी अल्फा ग्रेन्यूल में क्या है। फर्स्ट है क्लॉटिंग फैक्टर, यानी क्लॉटिंग फैक्टर जैसा फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन फैक्टर नंबर फर्स्ट है, यानी फाइब्रोजिन, ये फैक्टर नंबर फर्स्ट है। इस तरह फैक्टर 5 और एंड फैक्टर नंबर 13। सो ये है क्लॉटिंग फैक्टर जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं। सो ये जो प्लेटलेट्स है इसमें सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर नहीं, इसके अलावा कुछ और चीज भी होता है जो कि इसका काफी ज्यादा फंक्शन है, यानी प्लेटलेट्स डेराइव ग्रोथ फैक्टर। ये जो प्लेटलेट्स डेराइव ग्रोथ फैक्टर है ये रेफियर कर रहे हैं डैमेज ब्लड वेसल को। मैं इधर लिख रहा हूँ रेफियर डैमेज ब्लड वेसल, यानी जिस ब्लड वेसल में इंजरी या कोई कट लगा तो ये प्लेटलेट्स डेराइव ग्रोथ फैक्टर इसके रेफियरिंग में मरम्मत में हेल्प कर रहे हैं। और ये एक फोटन माइटोजिन भी है, यानी ये भी इधर लिख रहा हूँ फोटन माइटोजिन। एक फोटन माइटोजिन है, यानी ये ऐसी केमिकल या ऐसी एजेंट जो माइटोसिस को प्रमोट कर रहे हैं, इसको फोटन माइटोजिन कहा जाए। सो इस तरह प्लेटलेट्स डेराइव ग्रोथ फैक्टर है, ये माइटोसिस भी प्रमोट कर रहे हैं, यानी माइटोसिस के प्रोसेस को भी प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट माइटोसिस। सो ये हो गया प्लेटलेट्स डेराइव ग्रोथ फैक्टर का फंक्शन। अब नेक्स्ट है वास्कुलर एंडोथेलियल फैक्टर। ये जो वास्कुलर एंडोथेलियल फैक्टर है ये प्रमोट कर रहे ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल, यानी ये भी इधर लिख रहा हूं प्रमोट द ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल, यानी न्यू ब्लड वेसल की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे कौन, ये है वास्कुलर एंडोथेलियल फैक्टर। ये अनदर फैक्टर है जो न्यू ब्लड वेसल की प्रमोट को ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है यानी FGF, ये भी टिश्यू के रिपेयरिंग और रीजनरेशन में हेल्प कर रहे हैं, यानी ये भी इधर लिख रहा हूँ रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ टिश्यू, रिपेयर एंड रीजनरेशन। सो ये जो फाइब्रोब्लास्ट फैक्टर है ये भी टिश्यू की मरम्मत और रीजनरेशन में हेल्प कर रहे हैं। इस तरह अलॉट ऑफ फैक्टर है, जैसा 5 नंबर पे है एंडोस्टेटिन और थ्रोम्बोस्पोइंडिन, यानी टोटल 13 फैक्टर है और ये अल्फा ग्रेन्यूल में प्रेजेंट होता है। सो ये हो गया अल्फा ग्रेन्यूल। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है डेंस ग्रेन्यूल। सो डेंस ग्रेन्यूल में क्या है, यानी डेंस ग्रेन्यूल में न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसा ADP, ATP, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ये न्यूक्लियोटाइड है जो कि डेंस ग्रेन्यूल प्लेटलेट्स में मौजूद होता है। नेक्स्ट है सेरोटोनिन। अब जो सेरोटोनिन है ये हार्मोन है, इधर में लिखा हार्मोन, हार्मोन है जो वेजो कंस्ट्रक्शन में मदद कर रहे हैं, यानी ये वेजो कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहे हैं। इस तरह ये भी फास्फोलिपिड भी डेंस ग्रेन्यूल में मौजूद होता है, यानी फास्फेट और लिपिड कंबाइन होकर फास्फोलिपिड बना रहे हैं। सो फास्फोलिपिड भी डेंस ग्रेन्यूल में प्रेजेंट होता है। इस तरह कैल्शियम आयन भी मौजूद होता है, लाइसोसोम भी मौजूद होता है। तो ये चीजें हैं जो कि डेंस ग्रेन्यूल में मौजूद होता है। तो ये हो गया प्लेटलेट्स के ग्रेन्यूल जो प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है।